नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। आदरणीय सज्जनों, हम लगातार आपके लिए एक नई सीरीज को लेकर के आए और उसमें बेसिकली हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने का प्रयास करते हैं जो आपके परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसी सीरीज में आज के इस क्रम को भी आगे बढ़ाते हैं और आज भी देखते हैं आपके लिए कुछ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स यहां पर रखे गए हैं। तो पहले उनको डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी आपके साथ लगातार डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, किसी भी प्रकार से देरी नहीं करते हैं। तो लेट्स बिगिन विद मी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। अगर आप में से कोई भी देवियां और सज्जन अगर इसको नहीं ज्वाइन किए हों तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य, बहुत सारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर, इसके साथ ही हिस्ट्री के क्वेश्चन और भी बहुत सारा सेगमेंट जो आपके यूपी पीसीएस की जर्नी के लिए बहुत उपयोगी होता है, वो लगातार हम यहां पर आपके साथ शेयर करते रहते हैं। और आपको भी स्टडी रिगार्डिंग अगर कोई भी चैलेंज आता है तो आप मुझे यहां पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आपके साथ आज के कुछ डेटा और फैक्ट्स जो आपके साथ आपके लिए मैंने रखे हैं, फटाफट उनको रिवाइज करते हैं। देखिएगा आपको इनमें से कौन सा डेटा नहीं आता है। एक क्वेश्चन हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि यूपी पीसीएस बेसिकली फॉरेन ट्रेवलर्स के भारत में अराइवल को लेकर के पूछता है। तो उसी सेगमेंट में आपके सामने यहां पर लिखे हुए हैं कौन कौन से ट्रेवलर्स हैं जो भारत में आते हुए आपको दिखाई देते हैं। तो फटाफट हम देखते हैं, यहां पर थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने है निकोलस कोंटी। निकोलस कोंटी, तो निकोलाई कोंटी जो है वो बेसिकली आपको आता हुआ दिखाई देता है। कहां से आया था, हमको ये चीज बहुत अच्छे से दिमाग में रखना चाहिए। 1 मिनट। हाँ, निकोलाई कोंटी बेसिकली कहां से आया था? ये बेसिकली इटली का नागरिक था, मतलब वेनिशिया का नागरिक था। ये बाद में जाके इटली बनेगा 1871 में, लेकिन ये वेनिशिया से आया था। तो ये किसके समय में आया था? ये संगम वंश का एक रूलर था, देवराया प्रथम। देवराया प्रथम के टाइम पीरियड में ये आता हुआ हमको दिखाई पड़ता है। इसके बाद सेकंड आता है अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक बेसिकली फारस से आया था, मतलब ईरान से आया था। शाहरुख का बेसिकली ये राजदूत था। किसके दरबार में आया था? ये भी संगम वंश का रूलर था जिसका नाम देवराया सेकंड हुआ करता था। बेसिकली ये इसके दरबार में आया था। इसकी किताब के नाम को भी याद रखिए, मतला उस सदादीन व मजमा उल बहरीन। नॉर्मली आपके पास कभी भी किताब मजमा उल बहरीन करके पूछेगा अगर आयोग, तो हमारा सभी का ध्यान जो है वो दारा शिकोह के ऊपर चला जाता है, क्योंकि दारा शिकोह की भी एक बुक हमें मजमा उल बहरीन के रूप में देखने के लिए मिलती है। लेकिन किसी दिन अगर ये आ गया मतला उस सदादीन व मजमा उल बहरीन, और फिर वहां पर मान लीजिए कि मजमा उल बहरीन ही आ गया और वहां पर दारा शिकोह का नाम नहीं लिखा होगा, तो फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए आपको याद कर लेना चाहिए कि अब्दुल रज्जाक का भी जो पूरा जो बुक है वो मजमा उल बहरीन के रूप में आपको देखने के लिए मिलती है। एटलीस्ट कम से कम याद कर सकते हैं, लेकिन पूरा नाम जो है वो है मतला उस सदादीन व मजमा उल बहरीन। तो मजमा उल बहरीन के 2 राइटर हैं, इस तरीके से याद कर लीजिए। एक अब्दुल रज्जाक भी है जो अननोन है एक प्रकार से आप सभी के लिए, लेकिन आज आपके लिए नोन हो गया होगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा, क्या आपको वाकई में पता था कि अब्दुल रज्जाक की भी एक बुक जो है वो मजमा उल बहरीन करके है? अगर पता था तो भी बताइएगा, नहीं पता था तो भी प्लीज बताइएगा। ठीक है, तो कम से कम याद रखिएगा देवराया सेकंड के दरबार में बेसिकली आया था। इसके बाद अथानियस निकितिन भी आया था। ये एक रशियन नागरिक हुआ करता था, व्यापारी हुआ करता था। ये बेसिकली बहमनी साम्राज्य में आया था। ये कहां पर आया था? बहमनी साम्राज्य का रूलर मोहम्मद शाह थर्ड हुआ करता था। मोहम्मद शाह थर्ड के टाइम पीरियड में बेसिकली ये भारत में आता है। यहां पर ये भी अपनी एक किताब लिखता है, द जर्नी बियॉन्ड 3 सीज। द जर्नी बियॉन्ड 3 सीज। केवल इतना ही पूछेगा, नैरेटिव अबाउट द बहमनी किंगडम नहीं डालेगा, लेकिन इतना जरूर पूछ लेगा, द जर्नी बियॉन्ड 3 सीज। इसके बाद दुआर्ते बरबोसा और डोमिंगो पेस, या बहुत बेहतर रूप में जानेंगे, राजा कृष्ण देव राय के टाइम पीरियड में आते हुए आपको दिखाई देंगे। लगभग 16 साल तक हमको ये रहेगा, राजा कृष्ण देव राय के टाइम पीरियड में भी हमको देखने के लिए मिलेगा। तो दुआर्ते बारबोसा की बुक क्या है? बुक ऑफ दुआर्ते बारबोसा, इनसाइट इनटू कास्ट कल्चर एंड सोशल लाइफ। ठीक है, छोड़ दीजिए। डोमिंगो पेस ये भी पुर्तगाली ही ट्रेवलर था। कहां से आया था? पुर्तगाल से आया था। और ये भी राजा कृष्ण देव राय के टाइम पीरियड में आप करके देखने के लिए मिलता है। राजा कृष्ण देव राय का टाइम पीरियड लगभग 1509 से लेकर 1529 के बीच में हमको देखने के लिए मिलेगा।
बाबर ने भी बेसिकली 2 हिंदू राजाओं की चर्चा की है अपनी तुजुक-ए-बाबरी में। उसमें सबसे पावरफुल राजा जो है वो कृष्णदेव राया को कंसीडर किया गया, तो कृष्णदेव राया को और राणा सांगा। ठीक है, इसके बाद फरनाओ नूनीज की बात कर सकते हैं। फरनाओ नूनीज भी एक पुर्तगाली मर्चेंट हुआ करता था। एक किसके दरबार में आया था? ये बेसिकली दरबार में आया था आपके अच्युत देव राय। तो कृष्णदेव राया के बाद अच्युत देव राय, तो अच्युत देव राया के टाइम पीरियड में ये आता हुआ हमको दिखाई पड़ेगा, दैट इज अच्युत देव राया। इसके बाद आया था जॉन हुएन वॉन लिंगस्टॉन। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हैं, 1583 के आसपास आया था, डच ट्रेवलर हुआ करता था। ठीक है, विलियम हॉकिंस जानते हैं आप, एम्बेसडर है। थॉमस कोरियाट, इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा, एक बार क्वेश्चन आ चुका है। 1612 में बेसिकली ये आता है भारत में जहांगीर के टाइम पीरियड में। जहांगीर के समय में कौन कौन से ट्रेवलर आए हैं? तो विलियम हॉकिंस भी उसी के समय में आया, थॉमस कोरियाट भी उसी के समय में आया, पॉल कैनिंग भी उसी के समय में आया था 1615 से 1625 में। तो ये भी आपको इसी के टाइम पीरियड में देखने के लिए मिलेगा, पॉल कैनिंग। थॉमस रो अपने गुरु एडवर्ड टेरी के साथ भी बेसिकली किसके दरबार में आता है? जहांगीर के दरबार में, जेम्स वन के राजदूत के रूप में, जेम्स फर्स्ट का राजदूत था ये। और इसने यहां पर अपनी जर्नल लिखा था, जर्नल ऑफ द मिशन टू द मुगल एम्पायर, जर्नल ऑफ द मिशन टू द मुगल एम्पायर, ये भी बेसिकली इसने लिखा था। एडवर्ड टेरी पादरी हुआ करता था बेसिकली, ये भी थॉमस रो के साथ बेसिकली भारत आता है और जहांगीर के कोर्ट में जाता है। इसके अलावा पिएट्रा डेला वाले, पिएट्रा डेला वाले, तो पिएट्रा डेला वाले जो है 1622 से 1660 के बीच में देखने के लिए मिलेंगे। तो 1622 में ये भी जहांगीर के दरबार में आता है, पिएट्रा डेला वाले। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके बारे में जब पहले क्वेश्चन पूछा गया था तो पिएट्रा डेला वाले को फोकस किया गया था। ये कहां से आया था? ये इटालियन नागरिक हुआ करता था, तो इसको भी बिल्कुल आप दिमाग में रख के चलिएगा। ठीक है, आपके लिए कुछ मैंने पेजेस रखे थे, इसी प्रकार कुछ मिसलेनियस पेजेस लगातार आपके इसी चैनल पर आपको मैं देता रहूंगा ताकि आप उसे थोड़ा सा मगअप करते रहें। फिलहाल आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस किस संगठन की क्रांतिकारी गतिविधियों के विरुद्ध चलाया गया था? मतलब किसने बेसिकली किसके खिलाफ अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस बेसिकली चला था? तो बताइए क्या लगता है आंसर आप सभी को? अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस जिसमें 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। माणिकतल्ला बम, वहां पर माणिकतल्ला एक जगह थी, तो वहां बॉम्ब बनाने का एक फैक्ट्री लगा हुआ था, एक इलीगली क्या कहते हैं आर्म्स एम्यूनिशन को बनाया जा रहा था। इससे जस्ट पहले आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं मुजफ्फरपुर केस हुआ था जिसमें किंग्स फोर्ट को मारने का खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी ने प्रयास किया था लगभग मार्च अप्रैल के टाइम पीरियड में। उसके जस्ट एक महीने बाद अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस होता है। इसी अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में अरविंद घोष को भी गिरफ्तार किया जाता है, वारिंद्र कुमार घोष को भी गिरफ्तार किया जाता है। बाद में अरविंद घोष साहब जो हैं उनको बेसिकली रिलीज कर दिया जाता है और वो जब जेल से बाहर निकलते हैं तो कहते हैं कि मुझे भगवान कृष्ण के दर्शन हुए और वो सक्रिय राजनीति से बेसिकली संन्यास ले लेते हैं। उसके बाद पौंडीचेरी में ऑरोविल आश्रम की स्थापना भी करते हैं। तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, आंसर को आप समझ चुके होंगे। फिलहाल ये हम किस संगठन की बात कर रहे हैं? अनुशीलन समिति की बात कर रहे हैं, जो कि आपको देखने के लिए मिलती है बंगाल में, जिसका निर्माण 1902 में हमको देखने के लिए मिलता है मिदनापुर वाला। 1907 में कलकत्ता में इसको फॉर्म किया जाता है। पी मित्रा आपको देखने के लिए मिलते हैं इसके एज अ फाउंडर के रूप में। इसके अलावा अगर देखेंगे तो भूपेंद्र नाथ दत्त भी इसी से जुड़े रहेंगे, जो कि भाई थे किसके? स्वामी विवेकानंदा के। वारिंद्र कुमार घोष भी आपको इसी से देखने के लिए मिल जाएंगे। पुलिन दास आपको बेसिकली देखने के लिए मिलेंगे इसी से एसोसिएटेड होते हुए। 3 ब्रांचें थी, कलकत्ता में भी थी, एक मिदनापुर में भी थी, एक ढाका में थी। सबसे प्रायोरिटी, सबसे प्रमुख ब्रांच कौन सी बनेगी? वो बेसिकली कलकत्ता की बनेगी, खासकर 1907 में। तो अनुशीलन समिति का हमको देखने के लिए मिलता है और इसी से ही अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस संबंधित था। 1908 का अप्रैल मई 1908 जब खुदीराम बोस का केस हुआ, तो खुदीराम बोस के जस्ट एक महीने बाद वाला ये केस है। तो लगभग मई 1908 का आपको देखने के लिए मिलता है। और इसी के बाद फिर 1910 में हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस भी आपको बंगाल से ही संबंधित देखने के लिए मिलता है, जब जचींद्र नाथ मुखर्जी, जिसे बाघा जतिन के नाम से आप जानते हैं, उन्होंने बेसिकली शमसुल आलम जो कि डीएसपी हुआ करते थे उसको जब मारा था। ठीक है, तो अनुशीलन समिति को बहुत अच्छे से याद रखें। अभिनव भारत 1904 में बनता है और 1899 में मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना की जाती है। वही मित्र मेला संगठन 1904 में अभिनव भारत के रूप में हमें कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देता है। गदर पार्टी तो आप फिर जानते हैं कि 1913 में बेसिकली फाउंडर सोहन सिंह भाखना हमको देखने के लिए मिलते हैं और सचिव लाला हरदयाल जी देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट,
निम्नलिखित पर जरा विचार करें। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, पाकिस्तान की घोषणा, पूना समझौता, गांधी इरविन समझौता। क्या लगता है इसका क्या होगा आंसर? 1 2 3 4, 1 4 3 2, 4 3 2 1, 4 1 3 2। आई होप सो आपने आंसर को सिक्योर कर लिया होगा। चलिए हम देखते हैं। तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता हुआ दिखाई देता है। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को होते हुए दिखाई देता है। पाकिस्तान की घोषणा मार्च 1940 में होते हुए दिखाई देती है हमको। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर दिसंबर 1930s में होता हुआ हमको दिखाई देगा। हाँ, तो इसका मतलब प्रथम गोलमेज सम्मेलन में वैसे भी कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो सबसे पहले यही आएगा। इसके बाद गांधी इरविन समझौता होगा, तो 1 4 यहां पर आ जाएगा। और पूना समझौता होता है 3 पे, और फिर 2 पे होता है पाकिस्तान प्रपोजल। तो यहां पर बी आंसर हमको देखने के लिए मिलेगा 1 4 3 2। तो किसने का सही है? बिल्कुल आंसर लगा करके रखिएगा। नेक्स्ट, 1884 में भारत में शिशु विवाह और जबरन विधवापन। हु कलेक्टेड एंड पब्लिश अ सेट of notes on infant marriage and enforced widowhood in India in 1884, which played a crucial role in bringing about social reform legislation. 84 में भारत में शिशु विवाह और जबरन विधवापन पर नोट्स का एक संग्रह किसने एकत्रित किया और प्रकाशित किया, जिसने सामाजिक सुधार कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसमें कोई एक ऐसा सोशल रिफॉर्मर है जिसने बेसिकली शिशु विवाह और जबरन विधवापन पर एक प्रॉपर एक लेख लिखा था, और इसी लेख के आधार पर कुछ लेजिस्लेशन बनाए गए थे। तो कौन था वो? महादेव गोविंद रनाडे जी, ईश्वरचंद विद्यासागर जी, बहराम जी माला जी बारी जी, या स्वामी दयानंद सरस्वती जी? क्या लगता है किसने बेसिकली ये जर्नल लिखा था, एक नोट लिखा था बाकायदा, इन्फेंट मैरिज एंड इन्फोर्स विडोहुड इन इंडिया? तो फिलहाल आपने आंसर दे भी दिया होगा। आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, खासकर जब हम बात करते हैं चाइल्ड मैरिज की, ठीक है, इन्फेंट मैरिज या चाइल्ड मैरिज की जब बात करते हैं, तो फिर एक का नाम आपको देखने के स्पेशली मिलता है, और वो है बहराम जी मालाबारी। तो बहराम जी मालाबारी ही ने ही बेसिकली, जिन्होंने सेवा सदन की भी स्थापना की थी, बहराम जी मालाबारी ने ही बेसिकली 1884 में एक नोट लिखा था, और इसी नोट में बेसिकली इन्होंने ये बताया था कि क्या क्या डिमेरिट्स हैं चाइल्ड मैरिजेस के, और ये चाइल्ड मैरिजेस जो हो जाती हैं इसके परिणाम स्वरूप जो विधवा व्यवस्था है उसको भी एक प्रकार से बढ़ावा मिलता है। तो इन दोनों को कोरिलेट करते हुए बेसिकली इन्होंने ये पूरा एक लेख लिखा था। इसमें यह भी बताया गया था कि आर्थिक स्थिति के अनुसार चाइल्ड मैरिज बहुत खराब है, हेल्थ पर्सपेक्टिव से भी देखें तो चाइल्ड मैरिज बहुत खराब है, और ये ऑटोमेटिकली आगे जाकर के विडोहुड को बेसिकली प्रमोट कर देती है। तो यहां पर ये पूरा लेख लिखा था, शायद आप इसको पढ़ सकते हैं। तो द मूवमेंट ऑफ सोशल रिफॉर्म बिगेन इन द पब्लिकेशन ऑफ नोट्स ऑन इन्फेंट मैरिज एंड इन्फोर्स विडोहुड बाय बहराम जी मालाबारी। तो बहराम जी मालाबारी ने बेसिकली ये नोट लिखा था। इसमें बेसिकली यही बताया गया था कि अर्ली मैरिज के क्या क्या कौन समय देखने के लिए मिलते हैं। तो उसका सबसे बड़ा कॉन्स क्या है कि जैसे अर्ली मैरिज होगी और विडोहुड जो है वो बेसिकली ऑटोमेटिकली बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। तो यहां पर इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया गया था कि चाइल्ड मैरिज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विडोहुड। तो यहां पर बेसिकली यही आपको बताया गया, और इसके क्या क्या कॉन्स हैं वो सारी चीजें इसमें यहां पर लिखी हुई हैं। हिंदी के में भी यहां पर मैंने इसको लिख दिया है, तो आप इसको आसानी से यहां पर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन द्वारा महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सुधार लागू हुआ था? कॉन्टिनेंटल सिस्टम बाय नेपोलियन लेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म इन इंडिया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था, चार्टर एक्ट 1813 आया, चार्टर एक्ट 1833 आया, या चार्टर एक्ट 1793 आया? तो नेपोलियन के कॉन्टिनेंटल सिस्टम के बाद बेसिकली भारत में कौन सा सुधार हुआ था? एक्चुअल में नेपोलियन का कॉन्टिनेंटल सिस्टम जो था उसने बेसिकली यूरोप में एक ब्लॉकेड क्रिएट कर दिया था कि ब्रिटेन के साथ किसी भी प्रकार का कोई व्यापार यूरोप का कोई भी देश नहीं कर सकता था। ऐसा नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था में प्रोविजन किया गया था। तो दैट्स वाई ब्रिटेन के जो बहुत सारे ट्रेडर हुआ करते थे उनका एक अच्छा खासा घाटा हो रहा था लगातार। इसीलिए जब नेपोलियन का पतन हो जाता है 1813 में, तो ब्रिटिश क्या कहते हैं जो ट्रेडर थे उनके दबाव में बेसिकली चार्टर के 1813 को भी पारित किया गया। उसमें एक प्रोविजन भी रखा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को भारत से खत्म करो।
जब मोनोपोली खत्म होगी तभी क्या कहते हैं हम दूसरे ब्रिटिश ट्रेडर्स यहां पर आकर के भारत के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं और उस चीज को कंपनसेट कर सकते हैं जो नेपोलियन ने कॉन्टिनेंटल व्यवस्था में की थी। कॉन्टिनेंटल व्यवस्था बेसिकली 1806 में इसको लागू किया गया था नेपोलियन के द्वारा बर्लिन डिक्री और मिलान डिक्री के थ्रू। ठीक है, तो 1813 बेसिकली इसके बाद हमको एक्ट आता हुआ दिखाई देता है। A.O. ह्यूम की जीवनी किसने लिखी थी? वेब मिलर, विलियम जोन्स, विलियम वेडरबर्न या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए इसका आंसर? क्वाइट इजी क्वेश्चन है, फिर भी क्या लगता है आंसर? तो आंसर आपने दे दिया होगा विलियम वेडरबर्न। मेरा ऑब्जेक्ट ये नहीं था कि मैं आपको विलियम वेडरबर्न को सॉल्व करवाता, मेरा ऑब्जेक्ट ये था कि आप इसके एक्सप्लेनेशन को बड़े अच्छे से पढ़ें जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। फिलहाल विलियम वेडरबर्न 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष आपको बनते हुए दिखाई देते हैं, एक बार 1889 में और एक बार 1910 में। प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा 1889 और 1910 का वो कौन सा सेशन था जिसमें बेसिकली इन्होंने चेयर किया था। एक मैं आपको बता देता हूं इलाहाबाद सेशन था, दूसरे का आप बता दीजिएगा। विलियम वेडरबर्न सपोर्टेड रिफॉर्म सजेस्टेड बाय लॉर्ड रिपन टू डेवलप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड इक्वालिटी इंडियन जज। फिलहाल जो रिपन ने एल्बर्ट बिल को जनरेट किया था उसका बेसिकली इन्होंने सपोर्ट भी किया था और जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस को प्रमोट किया था रिपन ने उसको भी प्रॉपरली सपोर्ट किया था किसने? विलियम वेडरबर्न के द्वारा। 1890 में लंदन में कांग्रेस ने बेसिकली एक ब्रिटिश कमेटी को फॉर्म किया था ताकि भारतीयों के संबंध में जन जागृति को ब्रिटेन में भी बढ़ाया जा सके और वहां पर अपनी बातों को प्रचारित करने के लिए कांग्रेस ने 1890 में एक इंडिया नामक पत्र का भी प्रकाशन किया था। तो वो इंडिया नामक पत्र जो था उसको जो प्रकाशन किया था उसमें सबसे बड़ी जो हेल्प की गई थी वो विलियम वेडरबर्न के द्वारा ही की गई थी। विलियम वेडरबर्न ने ही बेसिकली ब्रिटिश कमेटी को फॉर्म करवाने में भी हेल्प की थी, जिसका मेन ऑब्जेक्ट हुआ करता था कि ब्रिटेन के लोगों को जागरूक किया जा सके, भारतीय कॉज को लेकर के ब्रिटिश पार्लियामेंट को भी इन्फ्लुएंस किया जा सके। इसके साथ ही डेवलप्ड अ क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप विद गोपाल कृष्ण गोखले। इसके अलावा विलियम वेडरबर्न की बहुत अच्छी मित्रता थी गोपाल कृष्ण गोखले के साथ, तो एक अच्छा खासा मॉडरेट लीडर के साथ भी इनका उठना बैठना था। इसको भी बड़े अच्छे तरीके से याद रखिए, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन एक्सपेंडिचर, जिसे आप वेल्बी कमीशन के नाम से जानते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बहुत बार क्वेश्चन करवाए भी हैं वेल्बी कमीशन के बारे में। 1895 में बेसिकली इसको क्रिएट किया गया था। इसका मेन ये काम था कि बेसिकली इसका यह देखना था कि भारत में जो व्यय किए जा रहे हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा वो किस प्रकार से किए जा रहे हैं, किस प्रकार से ड्रेन ऑफ वेल्थ को मतलब एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जो हो रहे हैं उसको बेसिकली टारगेट करने के लिए वेल्बी कमीशन को बेसिकली बनाया गया था। उसके भी मेंबर हुआ करते थे विलियम वेडरबर्न। आप वेल्बी कमीशन को याद रखिएगा। वेल्बी कमीशन का संबंध किससे है? तो बेसिकली वो इंडियन एक्सपेंडिचर से है। रॉयल कमीशन ऑन इंडियन एक्सपेंडिचर से संबंधित हमको देखने के लिए मिलता है। तो आज के क्वेश्चन ये थे। इसके अलावा फिलहाल ये हमारा एक फाउंडेशन बैच है जिसे आरंभ 11.0 के रूप में आप देख रहे हैं, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्तरों की आपको हम तैयारी करवाते हैं। फिलहाल मैं अपनी बात करूं तो मैं आपको इसमें बेसिकली हिस्ट्री के पूरे सेगमेंट को मैं ही आपके साथ डील करता हूं। हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, ये सारे सेगमेंट मैं आपके साथ डील करता हूं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पेपर 5 को मैं आपके साथ प्रॉपरली यहां पर डील करता हूं। फिलहाल इसके जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो बेसिकली आपको 7 अक्टूबर से स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो फिलहाल यहां पर आपको ये जो प्राइस देखने के लिए मिल रहे हैं, आपको ये वाले प्राइस बिल्कुल भी पे नहीं करने हैं। आप मेरे कोड को जब भी बैच को परचेस करें तो आप मेरे इस कोड को यूज कर सकते हैं जिसका नाम है साई लाइव, साई सबका मालिक एक, तो साई लाइव आप इसको यूज कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट आप ले सकते हैं। तो ये आपको इतना पेमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं करना होगा। आपको इस समय लगभग ये 16,000 समथिंग का मिल जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मैसेज कर सकते हो। ये इस समय लगभग आपको 16,000 के आसपास देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपके सारे प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स, इसके अलावा मेंस की टेस्ट सीरीज, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं इस प्लैटिनम में। इसके अलावा इसमें सारी बुक्स भी शामिल होती हैं। टीचरों का स्पेशल मेंटरशिप भी आपको इसमें एडवांस फीचर के रूप में यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा 10,000 MCQ का एक सेट पूरा पैटर्न भी मिलता है आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। इसके अलावा NCERT के 6 से लेकर के 12 तक के पूरे वीडियोस जो हैं आपको निःशुल्क ही मिलते हैं। इसके अलावा मीन्स के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। मैं अपनी खुद
खुद की बात करूं तो मेरा सबसे बड़ा फोकस आपके साथ इस मेंस की जर्नी के ऊपर होता है, क्योंकि जब मेंस जितना आसान होता है, याद रखिएगा प्रीलिम्स उतना ही आपका आसान बन जाता है। तो जब भी बैच को खरीदें तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप मेरे इस कोड को यूज कर सकते हैं जिसका नाम है साइन लाइव। इससे आप मेरी पर्सनल मेंटोरशिप, पर्सनल गाइडेंस के अंतर्गत मेरे साथ जुड़ जाते हैं और एक सपोर्ट भी आपका होता है, और साथ ही हमें आपके लिए नए नए इनिशिएटिव्स लेने के लिए अपने मैनेजमेंट से भी रिक्वेस्ट करने में बड़ी आसानी हो जाती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं आरएम 11.0 है। अच्छा, इस बैच की जो आपको ड्यूरेशन दी जाती है वो 4 साल की दी जाती है, इसकी ड्यूरेशन 2 साल की सिर्फ होती है। इसमें क्रैश कोर्स नहीं होता, प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज नहीं होती हैं, क्रैश कोर्स नहीं होता है, मेंस का टेस्ट सीरीज नहीं होता है, बुक्स आपको इसमें नहीं दी जाती हैं, एनसीईआरटी के वीडियोस, 10,000 एमसीक्यू और साथ में स्पेशल टीचर्स की मेंटरशिप इसमें नहीं होती है। यहां पर ये सारे एडवांस फीचर आपको प्लैटिनम में देखने के लिए मिल जाते हैं। 4 साल का एक प्रॉपर आपको यहां पर ड्यूरेशन देखने के लिए मिलता है। एक सबसे बेहतर टीम आपको यहां गाइड करने के लिए हमेशा तैयार रहती है, जिसमें मैं भी रहता हूं, जिसमें योगेंद्र सर रहते हैं, वैभव सर रहते हैं, विपुल सर रहते हैं, वेद सर रहते हैं। ये सब आपको देखने के लिए वहां पर मिलते हैं। तो आशा करता हूं ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल।